हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले मजेदार एपिसोड्स भी आप लोगों को टाइमली मिल सके। नेक्स्ट सीन में लिनजियान मजे मजे से वापस जाने लगा था, यही सोच कर कि अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो उसे ग्रैंडपा की कॉल आई। इसे डांटते हुए कहने लगे कि मैंने तुम्हें उस लड़की को शादी के लिए राजी करने के लिए कहा था और तुम वहाँ पर जाकर मेरे लिए मुसीबतें बना रहे हो। ये बोला कि ग्रैंडपा, आपको तो पता है कि कल मेरी कितनी जरूरी मीटिंग है, मैं इस गांव में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें हम बड़ों की तय की हुई शादी बच्चों का खेल लगता है, तो ठीक है, फिर आज से तुम भी लिन ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं रहे, इसलिए वापस आने की जरूरत नहीं, उसी गाँव में रहो। ये तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। कहने लगा कि ग्रैंडपा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? लेकिन मजाक तो इसमें कुछ भी नहीं था। उसका दोस्तों जैसे असिस्टेंट भी कहता है कि मैंने पहले से ही आपका सारा सामान प्रिपेयर करवा दिया था। उसका बैग निकाल कर बाहर दे देता है और उसे गुड लक करते हुए यहाँ से वापस जाने लगा, क्योंकि ग्रैंडपा के अगेंस्ट तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ज़ियाओमान अपने पेरेंट्स के साथ वापस आते हुए उनसे पूछने लगी कि क्या ग्रैंडपा ने मेरी कोई एंगेजमेंट तय की थी? तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये उस बेचारे के लिए काफी एम्बैरेसिंग होता है। खैर, रास्ते में एक दफा दोबारा इन लोगों का सामना लिनजियान से हो जाता है, जो कि बेचारा अब लावारिस हो चुका था। उसके पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। ज़ियाओमान का डैड उसे पूछने लगा कि क्या तुम ही वो लड़के हो जिसके साथ मेरे डैड ने ज़ियाओमान की एंगेजमेंट फिक्स की थी? तो वो बोला कि जी हाँ, मैं ही वो हूँ। ज़ियाओमान तो उसका सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, अपने पेरेंट्स को घर चलने के लिए कहा, लेकिन लिनजियान ने इनको रोक लिया, जिस पर इसे लगा कि कहीं ये शादी के लिए राजी तो नहीं हो गया। जबकि लिनजियान बोला कि आप लोगों को ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, मैं बस इतना पूछना चाह रहा था कि क्या यहाँ आसपास में मुझे रहने के लिए कोई होटल मिल सकता है क्या? डैड बोले कि हाँ क्यों नहीं, जो सबसे नजदीक वाला होटल है वो इस तरफ एक टाउन में आता है। ये सुनकर तो वो फौरन से शुक्रिया अंकल कह के वहाँ से चल पड़ा। उसके जाने के बाद मॉम बोली कि ज़ियाओमान के डैड, तुमने उसे ये तो बता दिया कि हमारे करीब वाला होटल इस साइड के टाउन में है, पर तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर के फासले पर है? वो बेचारा तो चलते चलते भी थक जाएगा। डैड बोले पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो यहाँ से चल पड़ा, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब मॉम उसे पीछे से आवाजें देते हुए कह रही थी कि बेटा वो टाउन यहाँ से बहुत दूर है, तुम पैदल नहीं चल के जा सकते। लेकिन वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था, जैसे उसके पास कान ही ना हो। ज़ियाओमान भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि उल्लू का पट्टा, अगर नहीं सुन रहा तो ठीक है, जाने दो इसे भी। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ आखिरकार बेचारे को थक हार कर इन लोगों के घर में ही आना पड़ा और यहाँ पानी पी पी कर उसकी प्यास ही नहीं बुझ रही थी। ज़ियाओमान मौका देखकर उसे पूछने लगी कि तुम तो होटल जाने वाले थे ना, तो अब यहाँ वापस क्यों आ गए हो? वो भी सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर खुशी से आया हूँ? कहने लगा वो इसलिए क्योंकि मुझसे मजीद चला नहीं जा रहा था। ज़ियाओमान सुनकर उस पर हंसने लगी, जबकि इधर मॉम को उसके लिए बुरा लग रहा था। कहने लगी कि ज़ियाओमान के डैड, ये सारी गलती आपकी है, आपने इनको बताया क्यों नहीं कि वो टाउन कितना दूर है यहाँ से? बेटा तुमने कुछ खाया है क्या? मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आऊँ? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मुझे भूख नहीं लगी, पर उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आने लगी, जिस पर आंटी कहती है कि मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। इसके बाद आंटी और अंकल उसके लिए खाने को लेने चले जाते हैं और यहाँ ज़ियाओमान दिल ही दिल में सोच रही थी कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अगर तुम किसी की नहीं सुनोगे तो यही होगा ना। आफ्टर दैट जब खाना शाना हो चुका था तो लिनजियान को रहने के लिए एक रूम में लेकर आया जाता है, जो कि बहुत ही पुराना रूम था। अंकल तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं कि बेटा इसे अपना ही घर समझो, जबकि वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या अब मैं स्टोर रूम में रहूंगा। रूम को साफ करने में अंकल उसकी हेल्प भी करने लगे, मगर ज़ियाओमान बोली कि डैड आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं ही साफ कर देती हूँ, आप प्लीज अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। जाते जाते वो लिनजियान से कह देते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना, और फिर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ज़ियाओमान सफाई करने में इसकी हेल्प करती है, लेकिन इतने मिट्टी से भरा हुआ कंबल देखकर वो कहने लगा कि इतनी सारी मिट्टी, भला इस कंबल में मैं कैसे सोऊंगा? तुम लोगों ने इतना पुराना कंबल भी क्यों रखा हुआ है? सुनकर ज़ियाओमान को काफी गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि ओ मिस्टर, तुम्हारे रहने के लिए मैं कोई महल खड़ा करूँ, तुम किसी होटल में ही क्यों नहीं चले जाते? ये मेरे ग्रैंडपा का कमरा है, इसमें भी मैं तुम्हें सिर्फ आज रात के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। लिनजियान पूछने लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तो मेरा बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, मगर तुम्हें क्या मसला है मेरे यहाँ पर रहने से? और जहाँ तक हमारी एंगेजमेंट की बात है तो वो भी मैं तुमसे पहली फुर्सत में ही खत्म कर दूंगी, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं। जो सुनकर तो लिनजियान भी खुश हो गया। हाँ बिल्कुल, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, ये एंगेजमेंट हमारे बड़ों ने तय की थी, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे खत्म कर दें। ज़ियाओमान भी यहाँ की सारी सफाई उस पर छोड़कर वहाँ से चली गई कि अब तुम खुद ही कर लो,
जबकि उस बेचारे ने तो कभी ये काम किए तक नहीं थे। कोशिश तो वो करता है कि कम से कम इस रूम को आज रात रहने के काबिल बना लूं, मगर हर तरफ इतनी सारी डस्ट पड़ी हुई थी कि उसका तो साफ करने को भी दिल नहीं किया। इतनी सारी गंदगी देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर मेरे ग्रैंडपा का इस विलेजर के साथ क्या रिलेशनशिप था जिसकी वजह से वो मुझे भी टॉर्चर करने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिरकार अपने सूटकेस के ऊपर बैठ जाता है क्योंकि यहाँ की सफाई करना उसके बस की बात नहीं थी। सोच रहा था कि अगर ग्रैंडपा मुझे रोज रोज ऐसी मुसीबतों में डालते रहेंगे तो फिर मेरी जिंदगी का क्या बनेगा। वहीं पर बैठकर ये सोचते सोचते उसने पूरी रात गुजार दी। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ उसे होश आने के बाद उसने पहला सवाल खुद से यही पूछा कि ये मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे याद आ गया कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ। पर खैर, जल्द से जल्द उसे ज़ियाओमान के साथ इस किस्से को खत्म करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो बुश कर रहा था। ज़ियाओमान को देखकर वो अभी कहने ही वाला था कि चलो जल्द से जल्द एंगेजमेंट के किस्से को खत्म करे, लेकिन वो इसे मुंह हाथ धोने के लिए साबुन दे देती है, जो देखकर ये सोचने लगा कि क्या ये लड़की मेरे साथ मजाक कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो उसने हमेशा फेस वॉश का ही यूज किया। इसी दौरान ज़ियाओमान ने अपनी मॉम की आवाज सुनी कि वो उसके डैड से कह रही थी कि अच्छा हुआ कल लिनजियान हमारे घर में पहले पहुंच आया था। तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे सिस्टर इन लॉ ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। डैड भी यही कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल अच्छा हुआ। ज़ियाओमान फौरन से उनके पास जाकर पूछने लगी कि मॉम डैड आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ वो आंटी भी वोंग को अपने साथ लाते हुए कहती है कि तुम लोगों को मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। आखिर सबके सामने मुझे इस तरह से एम्बैरस कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। वोंग अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी को लाइक करता है, जबकि वो शहरी लड़का है, तुम लोगों के साथ खेतों में काम तक करना पसंद नहीं करेगा। सेकंड आंटी को अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करते हुए देखकर ज़ियाओमान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मिट्टी का टोकरा लाकर इन दोनों के ऊपर फेंक देती है। ये कह करके तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स से इस तरह बात करने की। वोंग बेचारे को तो वो पसंद थी, वो तो अभी भी इससे शादी करने के लिए तैयार है। ये कह करके अगर इसे अपनी गलती रियलाइज हो जाए और ये इस जंगली आदमी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे। तब तक लिनजियान भी आगे पहुंच आया था और ये वर्ड सुनकर पूछने लगा कि क्या तुम किसे जंगली आदमी कह रहे हो, और ये उंगली हिलाते हुए कहने लगा कि तुम्हें कह रहा हूँ और किसे कह रहा था। उसकी ये बदमाशी देखकर लिनजियान ने उसकी फिंगर पकड़ते हुए मरोड़ दी कि अब बताओ तुम किसे जंगली कह रहे थे। इन होने की वजह से वो कहने लगा कि मैं खुद को जंगली कह रहा था, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, जिस पर लिनजियान ने भी उसे छोड़ दिया। इधर ज़ियाओमान भी उसे देखकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि चलो इस लड़के में कुछ न कुछ हिम्मत तो है, वरना तो ये मुझे मम्मी डैडी बॉय लग रहा था। जबकि ये उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए साइड पर ले आया। पूछने लगा कि तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा मैंने बहुत देख लिया है, अब तुम मेरे साथ कब चलोगी इस एंगेजमेंट को खत्म करने के लिए। फिर ये जो सारा ड्रामा बना हुआ था इसे ज़ियाओमान कैसे डील करे, ऊपर से पेरेंट्स भी इसे फोर्स कर रहे थे कि जल्द से जल्द शादी कर लो। यही सोच सोच कर उसका दिमाग पटा जा रहा था। आखिरकार उसे एक आइडिया आया और ऊंची आवाज में कहने लगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि पहले मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। वो भी सुनकर हैरान हो गया कि ये तुम क्या कह रही हो। पूछने लगा कि क्या कह रही हो तुम, पागल वागल तो नहीं हो गई। ज़ियाओमान बोली कि प्लीज आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हें डाइवोर्स जरूर दूंगी, लेकिन प्लीज फिलहाल तुम ये ड्रामा करने में मेरा साथ दो, वरना तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाते रहेंगे और इस तरह के ड्रामे चलते रहेंगे। लिनजियान बोला कि बिल्कुल भी नहीं, क्या मैं तुम्हें कोई एक्टर लगता हूँ, और ये मेरा मसला नहीं, ये तुम्हारा फैमिली इशू है, तुम इसे खुद सॉल्व करो। जब वो कोऑपरेशन करने के लिए राजी नहीं था तो ज़ियाओमान बोली कि ठीक है, फिर मैं भी इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ती, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। उधर मॉम ने भी सबके सामने अनाउंस कर दिया कि गांव वालों ये मेरा दामाद है। नाम बताते हुए तो उनको नाम इसका पता तक नहीं था। इस पर सेकंड आंटी कहने लगी कि देखो जरा, इसे इस लड़के का नाम तक पता नहीं और इसे अपना दामाद कह रही है, ये सब कुछ फेक है। एंड टाइम पर लिनजियान का भी इरादा बदल चुका था। ज़ियाओमान को होल्ड करते हुए बोला कि गांव वालों ये सच है, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी, बेहतर होगा कि मेरी फियांसी के लिए ब्लाइंड डेट्स ढूंढना बंद कर दे। बेचारे वोंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और लिनजियान धीरे से ज़ियाओमान से कहने लगा कि ये ड्रामा मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो भी इससे 2-3 हफ्तों का टाइम मांग लेती है, क्योंकि इतनी जल्दी अगर वो कुछ करेगी तो ये रिश्ता लोगों को फेक ही लगेगा। उसके साथ कोऑपरेशन करने के अलावा लिनजियान के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। कहने लगा कि ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।